प्रिय बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हर्षवर्धन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद थानेश्वर में वर्धन वंश के नाम से नवीन राजवंश की स्थापना हुई। थानेश्वर में वर्धन वंश के नाम से एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश में सर्वप्रथम शासक का नाम पुष्यभूति बताया जाता है। पुष्यभूति बताया जाता है, जो शिव का उपासक था। वर्धन वंश में जो महत्वपूर्ण शासक था पुष्यभूति था, जो शिव का उपासक था। हर्षकालीन अभिलेख में वर्धन वंश के जिन शासकों को उल्लेख मिलता है वह नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। इसके अंतर्गत नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकरवर्धन। और प्रभाकरवर्धन, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकरवर्धन का नाम मिलता है। इनमें पहले तीन राजाओं की स्थिति साधारण सरदारों से अधिक नहीं थी। यानी कि इसमें प्रथम तीन राजाओं की स्थिति साधारण सरदारों से अधिक नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तीन स्वतंत्र शासक नहीं थे। वर्धन वंश में प्रभाकरवर्धन पहला शासक था। जिन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की। किसने की थी उपाधि? प्रभाकरवर्धन ने। यानी कि इसका प्रथम प्रतापी शासक हुआ था वो प्रभाकरवर्धन था, जिन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। यानी कि डॉक्टर राधा मुखर्जी के अनुसार प्रभाकरवर्धन का शासनकाल वर्धन साम्राज्य का संपूर्ण उत्तरी भाग तक फैला हुआ। यानी कि जो इसका जो था वो संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ था प्रभाकरवर्धन का। और प्रभाकरवर्धन एक अच्छा शक्तिशाली शासक था। और इन्होंने उस समय जो कन्नौज था वो उपजाऊ क्षेत्र था, वहाँ की जमीन उपजाऊ थी, वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे। और यहाँ का जो क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति समृद्ध थी। इन्होंने अपनी प्रभाकरवर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी। अब क्या होता है, जब ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था तो उसने अपनी लड़की की शादी कन्नौज के शासक के साथ कर दी और राज्यश्री को कन्नौज के अंदर उसकी शादी कर दी। तो अपन जब शादी करने में देखते तो ऐसा क्षेत्र देखते हैं, ऐसा राजा देखते हैं उसकी बराबरी का हो, उसका बरादरी का हो और उसकी हैसियत के अनुसार हो। इसी प्रकार उस समय कन्नौज की स्थिति अच्छी थी और उन्होंने अपनी लड़की की
की शादी यहाँ पर कर दी गई। इसी प्रकार मारवा का शासक था देवगुप्त। मारवा का शासक देवगुप्त और यहाँ एक शशांक शासक था। और असम के अंतर्गत कामरूप में एक शासक था भास्कर वर्मन। तो शशांक ने क्या किया, देवगुप्त से मित्रता कर ली और देवगुप्त से मित्रता करने के बाद में एक कन्नौज के शासक पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। और मालवा के शासक देवगुप्त और उन्होंने देवगुप्त से राजश्री की शादी कर दी थी। मालवा का शासक देवगुप्त ने क्या किया, इसके साथ मिलकर और यहाँ के शासक कन्नौज के शासक की हत्या कर दी गई। और देवगुप्त की हत्या करने के बाद उधर प्रभाकर वर्धन की हत्या हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का जो समाचार सुना और उस समय राज्यवर्धन राजधानी उपस्थित नहीं था, क्योंकि हुनों के आक्रमण करने के लिए बाहर गया हुआ था। जब उसने इस बात का समाचार सुना कि अपने पिताजी का देहांत हो गया प्रभाकर वर्मा, तब उन्होंने क्या किया, इनकी शासक बनने की प्रतिज्ञा त्याग दी और सन्यासी इनके वैराग धारण करने के लिए निकल। उसी समय उन्होंने क्या किया, शशांक ने जब उसको पता चला कि वापस आ रहा था, तो उसका जिया जी था, उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद उसका पता चला तो वो वापस कहां पर आया, अपनी सेना लेकर राज्यवर्धन अपने गांव वापस आया और उसने शशांक ने उसकी हत्या कर दी। यानी कुछ ही पल के अंतर्गत उसका साम्राज्य शिथिल पड़ गया, पूरा ढांचा ही चरमरा गया था। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास हर्षवर्धन शासक बनने के लिए योग्य शासक था और उन्होंने हर्षवर्धन को अपना शासक चुन लिया। किंतु मालवा के राजा ने बहनोई गिरिवर्मन का हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। जब राजश्री को कैद करने का दुख समाचार सुनकर राज्यवर्धन ने अपना निर्णय बदल दिया और बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए पुनः मुक्त करने के लिए संकल्प लिया और मालवा की ओर चल पड़ा। किंतु बंगाल के शासक, यह बंगाल का शासक था शशांक, बंगाल के शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इस प्रकार अपने भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर का सम्राट बना, यानी कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का सम्राट बना। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था। जन्म 590 में हुआ था। उसने उत्तम शिक्षा ग्रहण की थी, सैनिक शिक्षा में भी वह पारंगत था। जबकि राज्य होने के समय हर्षवर्धन की आयु बहुत कम थी और राज्य की समस्याओं का समाधान भी कुशलता के साथ किया। हर्षवर्धन के समय मुख्य जो समस्याएं थी वो निम्नलिखित थी। नंबर 1, अपने बहनों राजश्री को शशांक के बंधन से मुक्त करना। अपनी बहन
श्री को शशांक के बंधन से मुक्त करना, शशांक के बंधन से मुक्त करना। नंबर 2, बंगाल के शासक शशांक को दंडित करके अपने भाई की हत्या का बदला लेना। बंगाल के शासक शशांक को दंडित करके अपने भाई का बदला लेना। तीसरी थी कन्नौज की समस्या का समाधान। कन्नौज की समस्या का समाधान, यानी कि हर्षवर्धन के सामने मुख्य समस्याएं ये थी। अब उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना बनाना शुरू कर दी, इनकी समस्याओं से कैसा निपटा जाए। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, राजेश्री को मुक्त और शशांक से युद्ध, यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, राजेश्री की मुक्ति और शशांक से युद्ध। राजेश्री की मुक्ति और शशांक से युद्ध। राजेश्री से मुक्ति और शशांक से युद्ध। अपनी बहन राजेश्री को मुक्त करने हर्षवर्धन का सबसे बड़ी समस्या थी। इसके साथ उन्होंने अपने भाई की हत्या में शशांक को दंडित करना भी था। इस हेतु हर्षवर्धन ने राज्य ग्रहण के तुरंत बाद शपथ ली कि मैं आर्यवर्त के चरण रथ को स्पर्श करके शपथ लेता हूं कि यदि कुछ दिन के भीतर पृथ्वी को गौण राज्य में नहीं कर दूंगा तो मैं सोम पतंगे की भांति जलती हुई आग में भस्म कर दूंगा। यानी कि जब तक मैं, उन्होंने शपथ ली, जब तक मैं गौण शासक को राज्य में नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन की सांस में, तो मैं अग्नि के सामने पतंगे की भांति जलकर नष्ट हो जाऊंगा। इस शपथ के अनुसार हर्षवर्धन ने शशांक के विरुद्ध अभियान करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस अभियान में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने असम के शासक कामरूप का भास्कर वर्मन से मित्रता कर ली और भास्कर वर्मन से मित्रता करने के बाद में अपनी शक्तियों को और सुदृढ़ करने का निश्चय कर लिया। और अपने शत्रुओं को सेना लेकर आगे बढ़ा। शशांक ने यह समाचार सुनते ही राजेश्री को कैद से मुक्त कर दिया और हर्ष के भय से अपने राज्य छोड़कर भाग गया। जो ही हर्ष ने अपनी बहन को मुक्ति की सूचना प्राप्त हुई, उसने शशांक का पीछा करने का निश्चय छोड़कर अपनी बहन को ढूंढने का कार्य को प्राथमिकता दी और वो राजेश्री की खोज में विंध्याचल पर्वत की ओर चला गया, जहां अपनी बड़ी कठिनाइयों के बाद उसकी राजेश्री से उसकी भेंट हुई और पता चला कि जंगल में हर्षवर्धन जंगली जातियों और सरदारों से पूर्ण सहयोग प्राप्त किया और एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से उन्होंने अपने बहन को ढूंढ निकाला और
उसके बाद में उन्होंने शशांक को इतना ध्यान नहीं दिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई थी। इसके बाद में कन्नौज की समस्या। हर्षवर्धन के बहनों गिरिवर्मन की मृत्यु के पश्चात अब यहाँ पर कोई शासन नहीं रहा। कन्नौज के गिरिवर्मन की मृत्यु हो गई थी। इसका बहनों हर्षवर्धन का बहनों जो गिरिवर्मन था उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी अराजकता उत्पन्न हो गई थी। इस कारण हर्षवर्धन ने कन्नौज की भलाई के लिए शीघ्रता पूर्वक कदम उठाना शुरू कर दिया। राज्यश्री की कोई संतान नहीं थी। उसने हर्षवर्धन से अनुरोध किया कि कन्नौज में अराजकता की स्थिति से बचाने के लिए राज्य को थानेश्वर में विलीन कर दिया जाए। यद्यपि हर्ष ने इसके लिए असहमति प्रकट की, किंतु अंत गोतवा बहन के अनुरोध को नहीं टाल सका और उसने कन्नौज को थानेश्वर में मिला लिया। इसके फलस्वरूप थानेश्वर की प्रतिष्ठा को शक्ति में वृद्धि हुई। कालांतर में हर्षवर्धन ने राज्य की राजधानी कन्नौज को ही बनाया, यानी कि थानेश्वर से उन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बना ली? कन्नौज बना ली थी। थानेश्वर कन्नौज के एकीकरण के फलस्वरूप हर्षवर्धन की शक्ति में वृद्धि हुई और राज्य पर विजय प्राप्त करना उनके लिए सरल हो गया था। डॉक्टर आशिफ मजूमदार लिखते हैं कि कन्नौज का विलय हर्षवर्धन के साम्राज्य में किया गया किसी राज्य का प्रथम विलय था। इस राज्य की राशि स्रोतों में अन्य राज्यों को जीतने के अभियान में हर्ष को पर्याप्त सहायता प्रदान की गई थी। यानी कि उसने अपने जो राज्य में मिला लिया था, ये उसका प्रथम विलय माना जाता है। यानी कि अब इसके आगे के बाद में कन्नौज की उस हर्षवर्धन की जो विजय थी वो कौन कौन सी थी, इसको अपन अगली वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे।